अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज ले आए हम एक नया टॉपिक जहां पे बात करेंगे हम अपने डाइटरी इश्यूज़ के बारे में, अपनी न्यूट्रिशन के बारे में और हेल्दी इनटेक के बारे में, फ्रूट्स और फूड और सारा कुछ। तो इसके लिए हमारे साथ हैं आयशा नासिर, हु इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, जिनसे हम जानेंगे हर चीज़ के बारे में और अपनी डाइट को कैसे अच्छा रखना है। ये सारी चीज़ें उनसे हम ज़रूर आज पूरी डिस्कशन में लेंगे। सो लेट्स डिग इन विद द कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? आई एम गुड। सो आयशा, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि यू हैव टेकन आउट द टाइम एंड यू आर हियर। सो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इट इज़ वेरी कॉमन कि हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ओवरवेट। ठीक है, ऐसे ही है। तो उसकी वजह से वी गो इनटू द पीसीओज, फिर हमारी बोन हेल्थ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। तो आप मुझे बताएं कि जनरल न्यूट्रिशन में कौन सी ऐसी डाइट है विच इज़ इम्पॉर्टेंट? देखिए, सबसे पहले तो हमें फूड ग्रुप्स को समझना है कि हमारे 5 मेजर फूड ग्रुप्स हैं जो पूरे होने चाहिए। यानी अक्सर लोग जैसे रोटी चावल छोड़ देते हैं, अजनास को छोड़कर डाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये नहीं करना, मॉडरेशन इज़ द की। सब कुछ खाएं लेकिन एक मॉडरेशन में। पहला ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें अजनास आ जाते हैं। दूसरा ग्रुप हमारे पास होता है प्रोटीन का, जिसमें दालें आ जाती हैं, लेकिन बेहतर सोर्सेज जो हैं वो अंडे हैं या गोश्त, जिसमें चिकन, मटन, बीफ, फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर वगैरह सब कुछ आ जाता है। उससे अगला ग्रुप हमारे पास आता है डेयरी प्रोडक्ट्स का। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही, क्रीम, चीज़, ये सारा कुछ आ जाता है। चौथा हमारे पास ग्रुप आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। अक्सर लोग जब कीटो डाइट करते हैं या बहुत सारे ऐसी डाइट प्लान्स फॉलो कर लेते हैं जिसमें फ्रूट नहीं होता और वो समझते हैं जी फ्रूट के अंदर तो पता नहीं कितनी ज़्यादा शुगर है, फ्रूट्स का इस्तेमाल हमने नहीं करना, वेजिटेबल्स का हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक मॉडरेशन में रह के इस्तेमाल करने हैं। एंड आखिरी सबसे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ग्रुप वो है फैट्स का। हम लोग उबाल के खाने इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोगों को डाइट प्लान में कॉम्प्लिकेशंस वहाँ शुरू होती हैं जहाँ वो हेल्दी ऑयल को ओमिट कर देते हैं, विच मीन्स के खाना उबाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, नट्स की कोई सर्विंग नहीं ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स डाइट के अंदर है ही नहीं। अगर आप फैट को ओमिट करते हैं, हेयर फॉल भी होगा, एजिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगी, आप चीज़ों पे फोकस भी नहीं कर पाएंगे और आपका जो दिमाग को एनर्जी है वो भी सही तरीके से नहीं मिल पाएगी। तो ये 5 फूड ग्रुप्स जो मैंने आपको बताया, इन सबका एक सही बैलेंस होना डाइट के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसी से मेरा अगला सवाल है, हमारी जो पाकिस्तानी कुजीन है वो कितना ज़्यादा हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है? दुनिया में जब वर्स्ट कुजीन को रैंक किया गया तो सबसे ऊपर आई चाइनीज़, उसके बाद आई अमेरिकन और तीसरे नंबर पे आई हमारी पाकिस्तानी या इंडियन कुजीन। बिकॉज हम अक्सर लोग मेरे पास आके कहते हैं जी हम लोग तो घर का खाना खाते हैं। भाई, घरों में ही तो हम गलत खाना पका कर खा रहे हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि बाहर से खाना नहीं मंगाएंगे तो हम हेल्दी खा रहे हैं, चाहे वो घर में हमने सालन के अंदर भून के उसको ऑयल के अंदर भून के सालन बनाया हुआ है। हमारा जो अपनी कुजीन है वो इंतहाई अनहेल्दी है, उसको पकाने के तरीके हमारे बहुत अनहेल्दी हैं, मिर्च मसाले उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को एसिडिटी का मसला रहता है, मैदे के मसाइल रहते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी तो हमें है ही है, बिकॉज हम अजनास का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है नहीं, तो कहीं ना कहीं हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते। ओके, सो इसी से मेरा अगला सवाल है कि ये कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जिसको ट्रिगर करती है हमारी अपनी कुजीन? हमारी अपनी कुजीन डिपेंड करता है हर एक की डाइट क्या है। वैसे जनरली अगर हम बात करें तो विटामिन डी की कुजीन की को हटा के बहुत सारे लोगों को लगता है जी हम सूरज में तो बहुत ज़्यादा है, सूरज तो पाकिस्तान में है ही बहुत ज़्यादा, तो विटामिन डी तो हमारे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, विटामिन डी पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज एशियन स्किन टोन ऐसी है, हम सूरज से विटामिन डी एब्जॉर्ब कर नहीं सकते डाइट के अंदर, ये होता नहीं है। हमारी जो कुजीन है, एग्स वगैरह हो गए या दूध दही हो गया, उसके अंदर विटामिन डी है दो, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है या उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, विच मीन्स कि जितने पाकिस्तानी हैं हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो कहीं ना कहीं है ही है। अब बाकी डिपेंड करता है हर बंदे की पर्सनल चॉइसेस पे। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे होते, दूध से स्मेल आती है, दूध खालिस मिलता नहीं है, उन लोगों में फिर कैल्शियम की कमी होती है। कुछ लोगों को गोश्त का इस्तेमाल पसंद नहीं होता और एक नया ट्रेंड आ गया है जी, बहुत सारे लोग अब वेजिटेरियन हो गए हैं, जिसकी वजह से गोश्त का इस्तेमाल जब छोड़ देते हैं, B12, आयरन, फेरेटिन, तीनों चीज़ों की कमी होना शुरू हो जाती है। जनरली अगर बात करें तो मैंने देखा है हम एशियंस में, यहाँ पाकिस्तानियों में जिंक भी थोड़ा कम ही होता है। राइट, सो बिकॉज ऑफ फॉर हैविंग द लैक इन द न्यूट्रिशन, वो कितना ज़्यादा हमारे क्रॉनिक डिजीजेस को ट्रिगर करता है?
देखिए, अगर जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो जिंक तो एक बहुत वाइटल चीज़ है, वो हमारी इम्यूनिटी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जिंक आपकी बॉडी में कम है तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त कम है। ऐसे लोगों को फ्लू बहुत जल्दी होता है, ऐसे लोगों को कोई भी सीजनल अगर बीमारी आई है तो इन लोगों को सबसे पहले होगी, बार बार बीमार ही रहेंगे, कोई ना कोई मसला इन लोगों में चल ही रहा होता है। जहाँ तक मैग्नीशियम की बात है, कई लोगों में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, ऐसे लोगों की हड्डियों में दर्द होती है, वो स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं। एंड इसी से मिलता जुलता आ जाता है जी विटामिन डी। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है वो भी स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफ़त भी कम होती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो जनरली अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, अगर आपकी स्किन पेल लगती है, स्किन हेल्दी नहीं है, स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है, या आपका हेयर फॉल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, या आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, हड्डियों में दर्द है या पट्ठों में दर्द है, इट मीन्स आपकी डाइट जो है वो डेफिशिएंट है किसी ना किसी चीज़ में। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डाइट यू सजेस्ट फॉर पीपल? न्यूट्रिशनल डाइट मोस्ट कॉमन, या जैसे मैंने पहले कहा है कि फूड ग्रुप सारे के सारे होने चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हाँ, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप बेशक प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट्स को लें, ओमिट नहीं करना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को एक मॉडरेट अमाउंट में लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें ताकि आपको कोई डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है। सबसे ज़्यादा इस पे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ ना, तो उनका बेसिक ही चीज़ होती है कि प्लीज़ कट आउट चिकन, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस और आजकल का जिस तरह की चिकन है, तो उसमें वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये टैबू बना हुआ है। तो इसके ऊपर व्हाट इज़ योर मेन पॉइंट? कोई रिसर्च इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि चिकन का पीसीओ से कोई ताल्लुक़ है, चिकन का हार्मोन से कोई ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल गलत है। पोल्ट्री प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए आई वुड से ये है, और अगर आप दुनिया में कहीं चले जाएं सवाए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के, कहीं पे इस चीज़ को नहीं समझा जाता कि चिकन का पीसीओ से या हार्मोनल इम्बैलेंस से कोई ताल्लुक़ है। जैसे ही आप चिकन को पकाते हैं, लेट से अगर कोई हार्मोन का इंजेक्शन लगा भी हुआ है तो वो ज़ाया हो जाता है। अगर चिकन को इंजेक्शन लगते हैं तो फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी लग रहे हैं, फिर भैंस को भी लगते हैं ताकि वो दूध ज़्यादा दे, फिर हर चीज़ को इंजेक्शंस लग रहे हैं। उन इंजेक्शंस का होता क्या है, जैसे ही आप चीज़ को पकाते हैं या एक ऑप्टिमल टेम्परेचर से ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, जैसे आप फ्रूट्स को फ्रिज में रख देते हैं, सारे उनको जो इंजेक्शंस लगे हुए हैं या उनको जो भी चीज़ें लगाई गई हैं वो सारा कुछ ज़ाया हो जाता है। हम सिर्फ चिकन के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं बिकॉज शायद हमें पोल्ट्री प्राइसेस को कंट्रोल करना है। चिकन का किसी भी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। सो इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन विमेन का एक न्यूट्रिशन सिस्टम में एंड द मेल न्यूट्रिशन सिस्टम में? कोई डिफरेंस है? ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों की फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, दोनों की बहुत सारी चीज़ों की वजह से। अब फीमेल की कैल्शियम एंड विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि एक सर्टन एज के बाद हम फीमेल्स कैल्शियम एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते। विटामिन डी वैसे ही हम सबका कम रहता है, फिर आयरन की कमी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मर्दों के, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से। सो ऑब्वियसली डेफिनेटली फीमेल्स की रिक्वायरमेंट एंड मेल की रिक्वायरमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हमारे यहाँ ज़्यादा आपके पास कंप्लेन लेके आई थिंक विमेन का एक सर्कल ऐसा है जिनकी ज़्यादा कंप्लेन होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन वाला चीज़। नहीं, दोनों तरफ, दोनों मेल्स को भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वेट गेन आ रहा है जिसकी वजह से फिर फैटी लिवर, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर हार्ट के इश्यूज, शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, एंड फीमेल्स को भी ये सारे मसले। फीमेल्स शायद इसलिए ज़्यादा हाईलाइट होती हैं बिकॉज उनमें जोड़ों के मसले ज़रा ज़्यादा हैं। वेट बढ़ता है जिससे फिर उनके घुटनों पे बोझ ज़्यादा पड़ता है, उनके पाँव पे बोझ ज़्यादा पड़ता है जिससे पाँव पे स्वेलिंग हो रही है, समझ नहीं आ रही कि पाँव क्यों सूज रहा है, या उनके नी पे जो है वो इंजरी शुरू हो गई या नी पे बोझ ज़्यादा पड़ना शुरू हो गया, तो फीमेल शायद इसलिए हाईलाइट ज़्यादा हो जाती है। मगर अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ, मेल फीमेल दोनों में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बराबर ही हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि आपके पास मोस्ट ऑफनली किस तरह के केसेस आते हैं। अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जब आप किसी को कहो ना कि डाइट कर लें, वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप जाओ तो आपको एक डाइट प्लान मिलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वेरी होती है कि बहुत आपको एक्सपेंसिव मील्स और वो वाली चीज़ जो है ना वो दे दी जाती है। दिस इज़ वन मेजर कंप्लेन। सो वो अफोर्डेबिलिटी वाला एक एस्पेक्ट भी बीच में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आप कौन से डाइटिशियन के पास गए हैं। मेरा ये ख्याल है कि लाहौर में जितने डाइटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी ज़हन में रखते हैं। एंड मैं आपको अपना बता सकती हूँ कि अगर क्लाइंट्स अफोर्ड नहीं करते वो बता सकते हैं और मैं फिर उस हिसाब से उनको डाइट प्लान बना देती हूँ। एंड आई एम श्योर बहुत सारे डाइटिशियंस यही प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा मिसकंसेप्शन है न्यूट्रिशन को लेके यहाँ पे पाकिस्तान में जो आपको मोस्ट कॉमनली जो है लाइक आप सुनते हैं? हाँ, और उस पर मैं बड़ी ऑफेंड भी होती हूँ कि हम तो आधे न्यूट्रिशनिस्ट खुद ही बन गए हैं गूगल से पढ़ पढ़ के, या न्यूट्रिशन जो है ये तो कॉमन सेंस है।
तो ये वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर बंदे को लगता है कि हमें तो सारी न्यूट्रिशन खुद ही आती है। फिर वो आके हमें बताते भी हैं कि हमने तो जी गूगल से इतना पढ़ा है। मैं कहती हूँ आधी न्यूट्रिशनिस्ट तो मैं खुद ही बन गई हूँ, समझ नहीं आता वेट लॉस होता क्यों नहीं है मेरा, या ये कि ये तो कॉमन सेंस है ना जी कि खाना आधा कर दो तो वेट लॉस हो जाएगा, मेरा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो वो जो एक न्यूट्रिशन को हमने, एक साइंस को, एक पढ़ाई को हमने कॉमन सेंस समझ लिया है ना, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। अच्छा, ये वही वाली बात है ना कि हमने ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट देखा, कोई भी चीज़ देखी, हमने जाके सर्च किया और हमने उस चीज़ को अपनी लाइफ साइकिल का पार्ट बना लिया। इसी से इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल सप्लीमेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आम हैं, लोग लेते भी हैं। सो हाउ डू यू फील लाइक कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर मिसिंग द बेसिक न्यूट्रिशन, तो सप्लीमेंट्स किस तरह हेल्प करते हैं? अगर तो आपकी डाइट बहुत अच्छी है ना, बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट है, आप सारे फूड ग्रुप्स का ख्याल रख रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी डाइट ही बैलेंस्ड नहीं होती। हम या तो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या घर का जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी तरीके से नहीं खा रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी, अगर मैं लोगों की बात करूँ, हमें हार्ट के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा लोग हमें रिपोर्ट करते हैं, घुटनों के, हड्डियों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं, जिसके लिए फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डाइट से पूरा नहीं कर सकते तो सप्लीमेंट को फिर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एंड सप्लीमेंट एवरी 3 मंथ्स लें, उसके 3 मंथ्स के बाद छोड़ दें, फिर 3 मंथ्स लें, 3 मंथ्स के बाद छोड़ दें, ताकि वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी ना हो जाए और आपको बिल्कुल उसकी डेफिशिएंसी भी ना हो जाए। ओके, नुकसानदेह नहीं है? नुकसानदेह नहीं है, लेकिन किसी से कंसल्ट करके, डिपेंड्स कि आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं। जनरल अगर आप सप्लीमेंट्स कोई मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं वो नुकसानदेह नहीं है, गिवन कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, स्पेशली किडनी से रिलेटेड कोई मसला है या शुगर से रिलेटेड कोई मसला है, तो फिर आपको चाहिए आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर को बताएं, एटलीस्ट ज़रूर दें कि मैं ये सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, या नाम लेके उससे पूछ लें कि ये सप्लीमेंट क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास भी ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं वाइटाग्लो के, अच्छा, जो कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। इट इज़ मेडिकली अप्रूव्ड एंड जो बेसिक हमारे मसले हैं ना, जहाँ पे हम बहुत सारी ऐसे हमारी बॉडी में कमियाँ होती हैं, सो वी हैव हियर a supplement which has 24 different in it, ठीक है, so that helps us कि हम उस चीज़ को रिकवर करें। And then we have biotin which is good for our hair loss and nails, and then lastly we have something for our bone health, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है फॉर अस। सो आई होप के पीपल शुड गो एंड चेक इट आउट अपने न्यूट्रिशन से। सेकंड वाला सप्लीमेंट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसकी वजह ये है, अभी हमने बात की कि लोग जब खुद से सप्लीमेंट शुरू करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है, हम कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने लग गए हैं, हमें पता चला हम फीमेल्स को कैल्शियम चाहिए, हमने कैल्शियम लेना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विटामिन के अगर सप्लीमेंट के अंदर मौजूद नहीं है तो वो कैल्शियम आपकी नालियों में जमना शुरू हो जाएगा, वो हार्ट के प्रॉब्लम्स कर देगा। वही कैल्शियम आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा अगर उसमें विटामिन के नहीं है। फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप जितना मर्जी कैल्शियम ले लें, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, उसका प्रिकर्सर है एब्जॉर्प्शन का विटामिन डी। सो ये जो सेकंड वाला सप्लीमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास ज़ेविकॉल, इसके अंदर विटामिन के, विटामिन डी दोनों हैं, जो कि बहुत कम मैंने देखे हैं कि पाकिस्तान में किसी कंपनी में कैल्शियम के साथ ये दोनों चीज़ें भी दी जाएं, तो ये तो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, बाकी दोनों भी ऑब्वियसली अच्छे हैं। बायोटिन की अगर हम जनरली बात करें, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसकी एक और अच्छी बात है, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी सप्लीमेंट लें तो 3 मंथ से ज़्यादा ना लें ताकि वो टॉक्सिसिटी ना करे। बायोटिन अगर ज़्यादा हो भी जाए तो ये वाटर सॉल्युबल है, विच मीन्स ये बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, ये टॉक्सिसिटी कर ही नहीं सकता। आइडियल टाइम इसको लेने का होता है कि आप सुबह उठ के खाली पेट इसको इस्तेमाल करें, या दोपहर या रात के खाने से 1 घंटा पहले। इसकी चूंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है खाली पेट। इसमें लोग ये प्रॉब्लम करते हैं, बायोटिन खाने के साथ ले लिया, खाने के साथ ही लेना, ये फैट सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है। बायोटिन इस्तेमाल करना मुझे लगता है आजकल कहीं ना कहीं ज़रूरत बन गई है, बिकॉज हम लड़कियों का तो कहीं ना कहीं हेयर फॉल चलता ही रहता है और उसमें कहीं ना कहीं हम कसूरवार भी होते हैं। कैरेटिन जाके करा लिया हमने, कोई ना कोई डाई करा लिया, जैसे मैंने भी कराया हुआ है, कोई ना कोई हम हेयर ट्रीटमेंट ऐसा करा लेते हैं, डाइट वैसे ख़राब है, ऊपर से हेयर ट्रीटमेंट करा के, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं बायोटिन तो हम सबको इस वजह से भी लेना चाहिए। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या नहीं भी हो रहा और आप बायोटिन ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा, ये आप ज़्यादा ले भी लेंगे, ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा, ये वाटर सॉल्युबल है, फ्लश आउट हो जाएगा बॉडी के अंदर से। एंड ये एक सप्लीमेंट ऐसा है जो हम सबको लेना चाहिए। जहाँ तक आपने ये तीसरा बताया जिसके अंदर DDA, जिसके अंदर 24 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, आई गेस ये भी कहीं ना कहीं हम सबको फॉर 3 मंथ्स कम से कम ज़रूर शुरू करना चाहिए, बिकॉज डाइट में कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई कमी पेशी
ठीक कर जाते हैं। दिस इज समथिंग आई लाइक, हाँ, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि आप अपनी लापरवाही में ना अच्छा स्किप द मील और वो, तो दिस इज हाँ। वेरी और जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है डीडीए की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि हम कहीं ना कहीं खुद से भी हमने साइंस दिखानी होती है ना। डाइटिशियन ने 4 मील्स दिए, हमने एक तो ज़रूर स्किप करना है और फिर बड़े मज़े से जाके बताना है हमने आपने 4 कहे थे, हमने 3 मील्स खाए हैं। तो उसकी वजह से जो डेफिशिएंसीज होती हैं, या वैसे डाइट पे अगर आप हैं और रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे हैं, तो फिर आपको डीडीए का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने जो कंप्लेन किया कि हम अपने ही न्यूट्रिशन खुद बन जाते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है ना, लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। सो इसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? मैं दुआ ही कर सकती हूँ लोगों के लिए। प्रॉब्लम अगेन मैं समझती हूँ कि कई लोग नहीं जाना पसंद करते डॉक्टर्स पे, मुझे खुद भी डॉक्टर्स पे जाना बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए होती है। कहीं ना कहीं एक जिस बंदे की वो डिग्री नहीं है उसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती हैं, और जब हम खुद से कुछ करते हैं फिर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। या तो हमें डाइट प्लान वो नहीं मिलता, कई लोगों को मैंने देखा मुझसे ही डाइट प्लान लेकर जाएंगे, फोटोकॉपी करा के सारे रिश्तेदारों को देंगे कि इससे मेरा वेट लॉस हुआ है, आप सारे भी ये फॉलो करना शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं वो सारा कुछ करने में ना हम कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो साल चलते हैं। हमने इतनी सारी बातें की रिलेटेड टू हेयर्स, फिर अपना डाइट प्लान और क्रॉनिक डिजीज़ेस के ऊपर। एक बहुत मेजर कंप्लेन जो लड़कियों में होती है ना, दैट इज़ हैविंग अ गुड स्किन। उसको विच पर्टिकुलर फूड इज़ गुड फॉर अ हेल्दी स्किन? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इन जनरल इस्तेमाल जो है वो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ फैट्स का इस्तेमाल, अब फैट सुन के लगता है भाई फैट, चर्बी का इस्तेमाल, गुड फैट्स का इस्तेमाल। एक मुट्ठी में जितने आमंड्स, वॉलनट्स, कैशनट्स वगैरह आते हैं दिन में ज़रूर लें, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। फ़िश का इस्तेमाल, मछली का इस्तेमाल, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें। उसके अंदर जो फ़िश ऑयल होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाकी वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, स्किन को हाइड्रेटेड रखें, एंड लेमन का इस्तेमाल, क्योंकि उसमें विटामिन सी है, लेमन का इस्तेमाल दिन में 1 आधी दफ़ा ज़रूर कर लिया करें। पानी के अंदर, मुंह पे नहीं लगाना, पानी के अंदर 2-3 कतरे लेमन के डाल के वो एज अ लेमन वाटर आपने पी लिया। सो हम अभी विमेन हेल्थ के बारे में जब बात कर रहे थे, तो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो कैंसर है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या कैंसर का कोई भी फॉर्म हो। सो ऐसा कौन सा हमारा डाइटरी सप्लीमेंट है जो इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमें इस चीज़ से बचा के रख सकता है, इस बीमारी से दूर रख सकता है? अगर हम कैंसर की बात करें, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट कॉज आज तक अननोन है। उसमें जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें स्ट्रेस कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो कैंसरस जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कैंसर की वजह बन सकते हैं। अब अगर हम डाइट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं कैंसर को प्रिवेंट करने में, जिसमें सबसे पहले विटामिन सी आ जाता है। फ्रूट्स के अंदर वाफिर मकदार में मौजूद है, लेमन इसका बहुत अच्छा सोर्स है। हमारे पास आजकल सीजन में जितने फ्रूट्स हैं वो सारे विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ विटामिन ए आ जाता है, विटामिन ए गाजरों के अंदर मौजूद है। बहुत सारे मल्टी विटामिन्स जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन ए के लिए। इसके साथ साथ आ जाता है जी जिंक। जैसे मैंने कहा, जिंक कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग है तो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो सप्रेस हो सकते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कैंसर कॉज नहीं करेंगे। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए जो ग्रीन टी के अंदर मौजूद हैं, जो कॉफ़ी के अंदर मौजूद हैं, जो बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है। लेमन ग्रास, ये जो कहवे हैं इनके अंदर मौजूद हैं। दालचीनी के अंदर, ज़ीरे के अंदर, जो हमारे किचन में अशिया मौजूद हैं सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है हमें इस्तेमाल का तरीका नहीं पता होता। तो सारा कुछ हर्ब्स वगैरह इस्तेमाल करें, कहवे वगैरह इस्तेमाल करें, मॉडरेशन में लेकिन इस्तेमाल करें। एंड जैसे मैंने बार बार इंसिस्ट करी हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छा रखें। इनके अंदर वो सारे विटामिन्स भी हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करते हैं। इनके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए भी होता है जो कि आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको अपने साथ बाइंड करके बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। अच्छा, हम अभी बात करें ना फ्रूट्स इनटेक की, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जूस वाला फॉर्म में आप उसको लें या सॉलिड फॉर्म में लें। तो इस पे ज़रा आप थोड़ी बात करें। फ्रूट को हमेशा उसकी सॉलिड फॉर्म में लेना चाहिए। जब आप उसका फाइबर डिस्कार्ड करके बाकी जो बचा कुचा है वो पी जाएंगे, ठीक है उसमें विटामिन ज़रा ज़्यादा होंगे मगर उसमें फिर शुगर भी ज़्यादा है, वो शुगर भी तो कल को प्रॉब्लम करेगी ना। एंड वैसे भी फाइबर अगर आप डिस्कार्ड कर देते हैं तो गट को कोई फ़ायदा नहीं होता, शुगर एकदम स्पाइक कर जाती है। हमेशा फ्रूट को उसके फाइबर के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपसे सॉलिड फ्रूट नहीं खाया जाता, बहुत सारे लोग जी कहते हैं हमसे फ्रूट नहीं खाया जाता, फिर आप उसका स्लश बना लें। अब स्लश क्या है,
थोड़ा सा उसके अंदर आपने स्टिविया या शहद या शक्कर का इस्तेमाल करना है, थोड़ा काला नमक डाल दिया, पानी और बर्फ़ डाल के, जैसे फालसे का हम जूस बनाते हैं, स्लश बनाते हैं एक्चुअली हम, स्लश बना कर ले लें। उससे ये होगा कि फ़ाइबर उसका वेस्ट नहीं होगा। आपने इतना सा फ्रूट लिया, चाहे वो फालसा है, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो पीच है, चाहे वो अमरूद है, उसको ब्लेंड करके लेना है, रादर देन आपने उसकी सारी, जैसे हम एप्पल का बनाते हैं, एप्पल के केस में हम 5-6 एप्पल्स की सारी शुगर निचोड़ के एक ग्लास में पी जाते हैं और पल्प सारा ज़ाया कर देते हैं। वो नहीं करना, स्लश बना के फिर भी इस्तेमाल कर लें। अगेन सबसे बेहतर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ओके आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आई होप कि हमारी कॉन्वर्सेशन से लोगों को बहुत सारी उनकी क्वेरीज में हेल्प मिला हो। सो लाइफ में ऐड करें एंड कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल।